देखो, ये जो है ना बहुत डिटेल्ड है, तो आप लोग ना ऑडिट करके मत घुसो। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, है ना? तो आपको किस बात पर फोकस करना है? आपका फोकस जो है इस बात पर होना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या डिटेलिंग है जो हमको काम की है। जैसे ऊपर में देखो, ये प्रिपेयर, ऊपर राइट हैंड साइड में, मैं इसमें पेन नहीं चला पा रहा हूँ एक्चुअली, है ना? क्योंकि बहुत सारी फाइलें मुझे लोड करनी पड़ेंगी, है ना, इसलिए ओरली सुनना, मतलब ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसने प्रिपेयर किया है, तो वो आर्टिकल हो सकता है, वो कोई सीए हो सकता है, ठीक है बेटा? उसको रिव्यू किसने किया और उसको मैनेजर लेवल पर किसने रिव्यू किया, तो ये डेट्स है। ये अलग फॉर्मेट में है ना? पहले मंथ है, फिर डेट है। आ रहा है समझ में? यूएस फॉर्मेट में है बेटा, ठीक है ना? ठीक है। तो ये एंगेजमेंट रिस्क असेस करने का ये जो फॉर्म है, ये एक्चुअल बेटा बिग फोर के पूरी मेथोडोलॉजी जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है गाइस? ठीक है। क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट वगैरह जो आप लोगों ने पढ़े ना, समझ आ रहा है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े, मतलब कि आप लोग उसको सह पाए, मतलब समझ आ रहा है जितने भी लोग। तो इसलिए मैं ये फॉर्म्स दिखा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक्चुअल में फॉलो होता है वहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि आप इससे आपको फिर इतना भारी वैसा नहीं लगेगा। ये इसमें ब्रॉड हेडिंग समझना, किसी भी चीज़ की डिटेलिंग में मत जाना, क्योंकि अगर इसको आप रीड कर रहे हो ना, तो ये इतना सारा है बेटा रीड करने के लिए। ये देखो जरा, पेज नंबर देखो, 18 पेज का सिर्फ रिस्क असेसमेंट है। इसलिए इंडिविजुअल चीज़ों की डिटेलिंग में तो आप नहीं जा सकते हो, इस बात को समझो, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना होगा मेरी बात पे, समझ में आ रहा है? आपका कुछ नहीं छूटेगा, समझ में आ रहा है कि भैया ये फॉर्म में नहीं देख पाया, भैया ये वाली लाइन में नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें मैं ही दिखा रहा हूँ ये फाइल, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास एक पर्पस है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन काम करेंगे, क्योंकि देखो अपने पास फॉर्म्स भी कितने सारे हैं, देखो जरा, है ना? तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ओवरऑल चीज पर वो लेकर के आ जाओ। तुमने पर चला कोई एक लाइन पढ़ी और उस एक लाइन को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो पूरी क्लास निपट जाएगी बेटा, और पूरा ऑडिट अपन को समझते समझते 2-4 साल लग जाएंगे। समझ गए मेरी बात? हेलो गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है ना? चलो, तो देखो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये फॉर्म्स इस तरीके से बनाए गए हैं, ये पूरा ऑडिट का के फॉर्म्स है ना? ये बहुत मिनिमम वाले फॉर्म्स है ना? तो ये इस तरीके से बनाए गए ताकि आप पूरा ऑडिट कर लें। हर फॉर्म जो बनाया गया वो हमको भरना पड़ता है ना? और ये कुछ गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में होती है, मतलब कि जैसे हमने जो ऑडिट किया उसमें उन लोगों ने हमको ये जो फॉर्म्स दिया है, इसमें ये वाला कंटेंट पहले से हो रहा है कि आप कैसे असेस करोगे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, और इसमें पूरी स्टैंडर्ड्स वाली बातें जो है वो लिखी हुई है। क्लियर है गाइस? है ना? कि कैसे कैसे आप करोगे, ये बातें आपने रिस्क असेसमेंट में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है ना? ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड कंटेंट है, ये इसमें पहले से था, है ना? फिर क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को समझो। याद रखना आपका हेडिंग क्या है? असेस एंगेजमेंट रिस्क, है ना? क्लियर है? तो ये समझ लो कि सबसे पहला काम है, ऑफिशियली ये सबसे पहला काम है, ठीक है, जिसको आप करने वाले हो। अब देखो ये यहाँ पर गाइडलाइंस थी यहाँ तक, ठीक है ना? अब ये जो थोड़ा आपको दिखेगा ना, थोड़ा सा ब्लू टिक सा आपको दिखेगा यहाँ पर, दिख रहा है? और ये ऐसे फॉर्म नंबर्स आएंगे, क्लियर है? और ये इस तरीके के ब्लॉक्स बने होंगे, इसका मतलब कि ये हमने भरा है, समझ रहा है? तो जो वर्क करेगा वो इसको पढ़ करके भरेगा, है ना? तो ये जो बॉक्स है और उसमें टिक लगा हुआ है, ये भरा है, इसका मतलब देखो, ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू असेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इसमें ऊपर गाइडेंस दी गई थी कि भैया आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझें। यहाँ दिया गया है कि भाई आप अपना प्रोसीजर यहाँ पर लिस्ट आउट करें कि आपने कैसे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, और कुछ भी रिस्क के अलावा कोई भी इशू है या कोई भी फाइंडिंग है आपकी, तो आपको लिखते हैं। तो हमने लिखा कि देखो, बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एज डॉक्यूमेंटेड एंड वर्क पेपर, इस वाले में मतलब हमने इसकी डिटेलिंग कर रखी है एक दूसरे कागज में। तो उस कागज का रेफरेंस दे दिया कि ये नंबर वाले कागज में हमने पूरी डिटेलिंग कर रखी है, और कोई इश्यूज एज सच मिले नहीं है। फर्दर मोड वी हैव कंसिडर्ड द लिस्ट ऑफ कंडीशंस एज डॉक्यूमेंटेड इन डीपीएम 3210.17। एक और, ये जो डीपीएम है,
ये सुनो, ध्यान से सुनना है ना, ये है डेलोइट प्रैक्टिस मैनुअल। मतलब समझ लो कि ऑडिट मतलब जो करते थे उसके लिए जो गीता बोल लो उसको, आ रहा है समझ, ठीक है ना, कि वो पुराण है पूरा, पूरा पूरा वेद है उसमें। मतलब ऑडिट का कुछ भी आपको करना है तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, ऐसा है। तो समझ लो बहुत मोटी सी बुक है, ठीक है, जिसमें सब है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमने लिस्ट ऑफ कंडीशन जो कि वो गीता में लिखे हैं वो वैसे हमने कर लिए हैं। समझ में आ रही है बात? तो डीपीएम का रेफरेंस लेकर के ऑडिट किया जाता है। ये जो 1410 1411 ये हमारा वर्क पेपर है जिसमें हमने लिस्ट आउट किया हुआ है चीजों को। गाइस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो, है ना, है ना? हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ये थोड़ा सा जेनरिक है क्योंकि अभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर हर एक का डिफरेंट है, लेकिन मेरे प्रोसीजर तो थोड़े से जेनरिक रहेंगे, है ना, ठीक है। अब आपको पहला सवाल का ये आपका ओपिनियन दे सब ऑडिटर, ऑडिट जो करने जा रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो कि ये आपको क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है, ये कौन पूछ रहा है? फॉर्म पूछ रहा है ऑडिटर से। हेलो हेलो, है ना, कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है क्या साइज और नेचर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, है ना? हो सकता है कम है मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है? बस ये है क्या कंट्रोल प्रोसेसेस इन अप्रोप्रिएट, सॉरी इन अप्रोप्रिएट बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नो आएगा। मतलब गलत तो नहीं है कहीं, है ना? हेलो हेलो हेलो, नेगेटिव ये पूछा गया है। हेलो हेलो हेलो, कहीं कंट्रोल प्रोसेस तो नहीं कम पड़ रही, है ना? तो बोल रहे नहीं 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 कम पड़ रहा है ना, अच्छे से सुपरविजन है। तो देखो ध्यान से, पहले इसने गाइडलाइंस दी खूब सारी कि कैसे करना, कैसे कैसे करना, और फिर हमसे ओपिनियन मांगा कि भैया अब मैं जिस एंटिटी का कर रहा हूँ, ये एक एग्जांपल नाम लिया गया है मेड इन ऑटो, मेड इन सिटी ऑटो करके एग्जांपल फाइल, मंडेन सिटी वॉटेवर, ठीक है ना, और पीरियड एंड 31/12/2000, क्योंकि ये बाहर की है इसलिए इस तरीके से ऐसा नाम है इसका, है ना, इंडिया के बाहर का है ये एग्जाम्पल, ठीक है गाइस? हेलो हेलो, है ना? फिर नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह के बारे में दिया है कि क्या क्या होता है, जनरल गाइडलाइन। और ये है क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस द नेचर ऑफ बिजनेस, डॉक्यूमेंट एनी इश्यूज और फाइंडिंग्स आइडेंटिफाइड बाय द बिजनेस। ठीक है ना, बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंटेड जो हमने कर रखी है 1410 में, कोई इशू नहीं मिले। ये कौन लिख रहा है इस डब्बे में? हेलो हेलो, ऑडिटर, है ना? और ये चीजें क्या है, ये नेचर ऑफ बिजनेस ये सब क्या है? ये फॉर्म की ऑटोमेटिक गाइडेंस है। तुम समझ लो कि ये इसमें पढ़ाई भी करा रहे हैं हम। ये एक्चुअली प्रोसीजर है ना बड़ी फॉर्म्स के, तो उनका ये होता है कि भैया जो फॉर्म बना रहे हैं उसमें भी गाइडेंस डाल दें ऑटोमेटिक। मतलब कि बंदे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको अलग से कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं हो, फॉर्म में ही ऊपर लिख दिया उसका गाइडेंस, ये पढ़ो और बस नीचे का सवाल का जवाब ले आओ। समझ में आ रहा है? मतलब हेल्प कर रहे हैं ऑडिटर की, तो भूल जाए कि भैया इसमें क्या करना है, तो हमने ये भी बता दिया कि देखो क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, ठीक है ना? कहाँ से उठा के लाए? देखो ये बीपीएम 3210.1 है, तुम ये समझ लो कि उसमें खूब सारी गाइडलाइन, 3200 गाइडलाइन के 18वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है ये वाला काम करने के, हर काम के लिए क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, वो लिखा हुआ है ना? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई इश्यूज नहीं है नेचर ऑफ बिजनेस में या किसी भी चीज को लेकर के, ये वो सारा कुछ इसमें लिखा है ना? Furthermore, we have considered the list of conditions as documented in DPM 3210.18 and noted no conditions exist that may cause us increase the assess engagement risk. ठीक है ना? Is there reason to be concerned about entities, nature of entities business? क्या नेचर ऐसा है कि अपन को कंसर्न होना चाहिए? तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, ठीक है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के गाइडेंस, समझ रहे हो ना, ये पूरी गाइडेंस है। और फिर ये सवाल, हमें फोकस किस पर करना बेटा? सवाल पर, क्योंकि गाइडेंस तो हम वैसे भी बुक में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को असेस करने के लिए आपने क्या क्या किया, ये सवाल ऑडिटर से, है ना? तो ये लिख रहे हो। पांचवा देखो, आर देयर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है बिजनेस एनवायरनमेंट को? सबसे पहला शुरू का काम चल रहा है, आप देख रहे हो कितने ब्रॉड लेवल पर काम चल रहा है। हेलो हेलो गाइस,
है ना। फिर क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फिर ये गाइडेंस है फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ये सब के लेकर, लेकिन देखो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस द, ये जितना भी जैसे ही बोलता है ना, स्टार्टिंग ही क्या कर रहा है, देखो जरा ध्यान से, अगर तुम नोटिस करोगे तो कह रहा है भैया डॉक्यूमेंट करो प्रोसीजर्स क्या तुमने करे फाइनेंशियल रिजल्ट को असेस करने के लिए, ठीक है। हेलो हेलो, है ना, ठीक है ना, ठीक है, एक्चुअल मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बता समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से है ना, ठीक है। इज मैनेजमेंट अंडर ग्रेटर देन नॉर्मल प्रेशर टू रिपोर्ट सर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्या मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है ना, ये सब लिख के रख लो, इससे रिस्क असेसमेंट होगा। अब बिजनेस रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है ना, तो पहले गाइडेंस, लेकिन यहाँ से देखो सवाल चालू हुआ, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस द बिजनेस रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टीज, डॉक्यूमेंट एनी इश्यूज और फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई। तो हमारे है ना, इसने चेक किया और उसके बाद फिर इसने अपना ओपिनियन दिया कि बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस विद द एंटिटी, क्योंकि ये पिछले साल से ऑडिटर होगा, we are aware that the related parties will have a clear understanding as to nature of significant transactions, ठीक है ना। हेलो 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 गाइस, मतलब कौन सा रेफरेंस, बेटा पॉइंट समझो ना, तुम्हें अच्छे से चेक करना है, तुमको एक एडिशनल गाइडेंस मिलती है, क्या दिक्कत क्या है, नहीं यार समझो, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, मत पढ़ो ना तुम, तुम्हें पता है, तुम नहीं समझी, ये मैंने तुम्हें नहीं बोला, मतलब ये तुम ये फॉर्म बोल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। हाँ मैंने बाद में एकदम बोलने के बाद सोचा, तो मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं चला गया, ठीक है, हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत हेल्प करता है बेटा, कोई भी ऑडिट करने जाता है ना, समझ में आ रहा है, तो ये कायदे से इनकी गाइडेंस में कवर होना चाहिए, लेकिन वो बेटा वो जो डेलोइट प्रैक्टिस मैनुअल इतनी बड़ी है ना वो बुक, कि वो पूरी याद होनी चाहिए कायदे से, तो एक अच्छे ऑडिटर को, लेकिन पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली, तो उन लोग यहाँ पर मतलब एक्सेप्ट जो है वो इसलिए दे देते हैं ताकि बंदा एक बार देख ले, अगर उसको देखना हो तो। और अगर नहीं देखना तो तुम्हें तो सिर्फ सवालों के जवाब लिखने हैं ना, प्रैक्टिकली जब ऑडिट करने जाते हैं तो कोई नहीं पढ़ता इसको, ये जो गाइडेंस है ना ये कोई नहीं पढ़ता, सब सीधे सीधे क्या जवाब क्या सवाल है, चलो 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 फटाफट करो 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 करो, ऐसे ही चलता है मतलब प्रैक्टिकली, आया समझ में बेटा, है ना, ठीक है, चलो। 7 देखो, इज देयर रीजन टू बिलीव वी डू नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब सवालों का भी एक फॉर्म लेते हैं, मेरी बात समझ, इंडिविजुअल सवाल, अब अभी है अपन किस लेवल पर है, एकेडमिक लेवल पर है, हेलो 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 गाइस, है ना, तो ये जो सवाल हैं ये भी आपके लिए उतने रेलेवेंट वैसे नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट समझ लो, आप इन सवालों की भी थीम देखो कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो आप एकेडमिक्स में आ जाओ, समझो मेरी बात, कि देखो रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है, अब प्रोसीजर उन्होंने ये लगाया, लेकिन पता क्या क्या करना है, तो ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गाइस आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ पहुंचा, फिर प्रायर नॉलेज एंड गाइडेंस, और फिर डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी एक तरीके से ये ना आपको बांध देता है ये फॉर्म, कि आपको हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, आप पॉइंट समझे मेरे पास, कि आप इन सवाल सब सवालों का जवाब लेकर जाओ, ये अगर वी हैव बीन द ऑडिटर फॉर ओवर 10 years, this time we have accumulated sufficient knowledge and experience as it relates to the entity. Based on our prior experience we are able to appropriately identify factors that may affect the assessment of engagement. Also, during the time period, there has been no significant changes in the business that would cause us to increase the assess engagement risk and all that.
बोलो आए समझ में? आर बीइंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द मेंबर फॉर्म एसोसिएशन विद एन एंटिटी, इस तरीके से है वी कुड इंडिकेट हाइटेंड लेवल ऑफ क्लाइंट रिस्क, फिर फ्रॉड रिस्क की गाइडेंस, और फिर बहुत सारी गाइडेंस। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस द फ्रॉड रिस्क बेस्ड ऑन फ्रॉड इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि अपन ने लिस्ट कर दी है। अब खूब सारी थी ना, तो जैसी कोई डिटेल होती है तो वो अलग पेपर में लिख देते हैं और उसका रेफरेंस डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन टू बिलीव, there is a reason to believe that fraud risk exists relating to misstatement arising from fraudulent financial reporting or misappropriation of assets। कुछ पहचाना सा लगा? हेलो हेलो हेलो। अब देखो, आपके मॉड्यूल में ये सब प्रॉपरली ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं अभी 1 साल पहले, और ये जो एग्जाम्पल ऑडिट फाइल है ना बेटा, ये मैं आपको देखो कब की दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 2010 की। तो है ना, बड़ी फॉर्म में बहुत पहले से चल रहा है ना। ऑडिट वगैरह का मॉड्यूल अभी बाद में अपडेट हुआ है। ठीक है, चलो। क्या है ना, इज्जत वाली बात रहती है ना। आईसीआई क्या एक्शन ले सकती है ना इनका, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी ऑब्वियसली बात है, इसकी बात हो जाती है। दुनिया दूसरी टाइम पे गाइडेंस देगा तो फिर ये तो और ही बड़े लेवल पे आ जाएंगे, है ना। तो फिर अपने को थोड़ा वो ऐसा समझ रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं बस ये चीजों सबको करके ना, तो ऑब्वियस बात है मुझसे बहुत कुछ सीखना मिलता है, लेकिन क्या है ना कि ये प्राइवेट एंटिटी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भाई अभी तो बहुत सारे एक्शन एक्चुअली में हुए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडिट टाइम से हुए नहीं। अलग अलग जेडब्ल्यूसी पे केस हुआ और इन सब पे केस हुआ। तो प्रॉब्लम इंटीग्रिटी की है ना, एफिशिएंसी तो बहुत है, समझ रहा है, इफेक्टिवनेस भी बहुत है, लेकिन इंटीग्रिटी का इशू, तो इसलिए अपन सच में भी जेन्युइन भी नहीं करते, सब मैटर ईगो का है ना, वो सारे मैटर इसमें आ जाएंगे ना। ठीक है, मुझे प्रोसीजर अच्छा लगे इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे तो आई थिंक इट इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, चलो ठीक है, कोई बात है ना। चलो, तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं। सिग्निफिकेंट मैटर, अब ये जो है ना, ये फिर आप स्टैटिक पिक्चर में देख रहे हो, मैं भी पीडीएफ में ही देख रहा हूँ, अदरवाइज ये एक्चुअल फॉर्म होता है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, इसमें मैं शो और हाइड कर सकता हूँ। इन लोगों ने हाइड कर दिया, नहीं तो यहाँ पर भी पूरी गाइडलाइंस होती, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ सीधे क्वेश्चन हो गया, तो हाइड कर सकते हो आप, मुझे लगता है सब में होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये गाइडेंस आप शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड एंड इश्यूज, तो उनको डॉक्यूमेंट करना है फॉर्म नंबर, उनका पूरा फॉर्म नंबर से चलता है, क्योंकि फॉर्म नंबर से क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। गाइस समझ में आया आपको क्या बोला? हेलो 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 हेलो, गाइस मेरी आवाज आ रही है? ठीक, अब आइडेंटिफाइड रिस्क, रिस्क आइडेंटिफाइड शुड बी समराइज्ड इन द टेबल बिलो। तो ये अभी भी गाइडेंस है, देखो, विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइड रिस्क वी शैल इवैल्यूएट, ये सारा कुछ है। तो ये आपका वो है ना, स्टैंडर्ड का, और ये रहा उसकी डिटेल। ये फॉर्म, ये जो अब डब्बे के अंदर है, ये हमने भरे, मतलब ऑडिटर ने भरे, ठीक है ना। तो रिस्क आइडेंटिफाइड और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क का, है ना, रिस्क और फ्रॉड रिस्क भी है या नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब देखो रिस्क कैसे होते हैं, रिस्क का एक
क्लासिक एग्जांपल है ना। तो ड्यू टू अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन द सेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल, बहुत ध्यान से तुम समझो, ये एंटिटी का नाम क्या है, मेड इन सिटी ऑटो, यानी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है ना, ठीक है। तो अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण सेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल मे बी impacted. Also, historically, we have identified misstatements relating to obsolescence reserves, as the calculations are relatively complex and calculated based on the significant degree of subjectivity. As such, a risk exists that obsolescence reserve may be misstated. ये जो बॉटम लाइन है ना, समझ रहे, ये मेन है मतलब, और उसके पहले उसका रीजन दिया हुआ, बहुत शानदार तरीके से बनता है बेटा ये वर्क पेपर्स। आप एक बार नोटिस करो कि प्रॉपरली रिस्क को इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। हेलो 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 बेटा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली वहाँ काम करने का अलग ही लेवल रहता है, समझ आ रहा है। जब मैं काम करता था ना वहाँ पर, मैं जब जबलपुर में था ना, तो मैं कहीं पर भी दूसरे सिटी वगैरह में जब मैं जाऊँ, जब मैं पढ़ता था या वो करता था ना, तो मैं बहुत हीरो बनता था। अरे क्योंकि मेरे को पता था ज़्यादा चीज़, समझ रहा है, आई वॉज इंटेलिजेंट, समझ रहा है। और जब वहाँ पहुँचे ना, समझ रहा है, तो वहाँ पर एक्चुअली में एवरीबडी इज, समझ आ रहा है। तो वो जो जैसे राजा वाली चीज़ें कहती है ना, वो थोड़ी सी हर्ट होती है, तो यार अपन अकेले नहीं मेरा पर, मुझे पहले क्या होता था कि ये ऐसे लोग मिलते ही नहीं, तो बहुत सही लगता है। तो बताओ, हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ अजय अग्रवाल के पास आ रहा है सर। लेकिन वहाँ जब जाओ ना, तो आपको समझ में आता है कि यार बहुत गजब गजब लोगों का क्यूमुलेशन है, बहुत सीखने को मिलता है मुझको। हेलो 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 गाइस, मैं एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ना, तो याद आती जा रही है मुझे, ठीक है ना। कि मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैंने मान लो कुछ ड्राफ्टिंग कर दी, तो वो सबसे बेस्ट होती है अकेडमिक लेवल, लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ अपन ने ड्राफ्टिंग करी, तो अपने को लग रहा है ये सबसे बेस्ट। फिर एक बंदे ने एक सजेशन बताया, जो जो लगा कि अरे यार सही बोल रहा है, ये तो बंदा है, ये तो एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, मतलब आ रहा है सब। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, चलो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसका सीक्वेंस और वो सारा कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है guys, है ना, चलो, है ना। तो बहुत सारे रिस्क इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि कमीशन पेमेंट्स आर टाइड डायरेक्टली टू द पर्सन सेल्स फॉर द पीरियड। A risk exists that a salesperson may record sales in the current period that relate to a subsequent period or create fictitious sales in order to inflate sales to increase their commission. अब तुम एक बार नोटिस करो कि मैं क्यों मॉड्यूल के एग्जांपल्स को गालियां निकालता हूँ, है ना। तुम इसकी लैंग्वेज पढ़ो एक बार, और एक बार मॉड्यूल के एग्जांपल्स पढ़ो, समझ आ रही है बात, ठीक है ना, कि कितने सही तरीके से ये तुमको चीजें बता रहा है। और मतलब मॉड्यूल पता नहीं कहाँ से जिन भी लोगों को दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ से वो लेकर के आए। गाइस, आपको समझ में आ रहा है या मुझे इजी लग रहा है? तो आप नोटिस करो कि ये आइडेंटिफाइड रिस्क है, और अपन फिर सेकंड लेवल ये देख रहे हैं कि फ्रॉड रिस्क है कि नहीं, और फिर तीसरा ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं। क्लियर है गाइस, है ना। तो ये देखो, ये पूरे 5 प्रकार के इन लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई करे, फिर किसी को इन्होंने माना कि ये फ्रॉड रिस्क भी यहाँ पर हो सकता है, फिर किसी में सिर्फ रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। तो देखो, है ना, द डीलरशिप में रिसीव कैश और डाउन पेमेंट्स or entire vehicle purchase, there may be significant amount of cash in hand in the dealership. Risk exists related to misappropriation of cash. ये फ्रॉड रिस्क है, हाँ। सिग्निफिकेंट रिस्क है, नहीं, हाँ है, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं XRZ manufacturer is the major supplier for vehicle in the major city. If supplier goes bankrupt, this would have a detrimental effect on the entity. तो इसमें क्या फ्रॉड रिस्क है? नहीं। इसमें क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है? नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब we shall treat all those assessed risk of misstatement due to fraud as significant risk, ठीक है। अब फिर इसका गाइडेंस भी मिटा दिया हमने। लिंक रिस्क टू मटेरियल अकाउंट बैलेंस। अब रिस्क को अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये पूरा एंड तक असर्शन से कनेक्ट होगा, ठीक है। चलो देखो,
तो ये देखो, ये पहला वाला रिस्क, इसने पहले फ्रॉड रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क, ये पहले 3 कॉलम तो सेम है, गाइस समझ में आ रहा है। अब इसने बोला कि कौन सा लेजर इससे अफेक्ट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, है ना। और सिलेक्ट द रिलेवेंट रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्लान बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन। तो असेट का ब्रॉड कैटेगरीज की असेट है, और इन्वेंट्री मतलब इसका पर्टिकुलर वो, ठीक है बेटा, है ना। और इन्वेंट्री प्री हो, तो मतलब इसमें देखो 2 लेजर इफेक्ट हो रहे हैं इससे रिस्क से। क्लियर है गाइस। आप देखो कैसे प्लान धीरे धीरे करके बन जाएगा। हेलो हेलो गाइस, तो कमीशन का रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई किया, तो अब अपन ने उसको रिलेट किया कि कौन से लेजर इफेक्ट होंगे। ठीक है, हेलो हेलो, है ना क्लियर बेटा। फिर ये XRZ मैन्युफैक्चरर इज द मेजर सप्लायर। अब ये सप्लायर अगर वो हो गया, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क। तो इसमें कोई पर्टिकुलर लेजर नहीं बताया उसने, समझ में आ रहा है। इसमें इसने बोला कि बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, समझ में आया। हेलो हेलो, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, ठीक है ना, आगे बढ़ेगा। ओवरऑल असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, है ना। अब ये वाला स्टैंडर्ड मैंने थोड़ा सा वो स्किप कराया था आप लोगों को शुरू में, है ना। ऐसे 220 के बेस पे है, एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। तो ये है परफॉर्म्ड बाय। तो ये पॉल बैनर कौन है, जो लड़का ऑडिट कर रहा है, ठीक है बेटा, है ना। और फिर इसके आगे इसकी कमेंट रेफरेंस, है ना। हेलो हेलो हेलो, वी शैल परफॉर्म अ बैकग्राउंड चेक ऑफ रिकरिंग ऑडिट असेसमेंट। मतलब ये ऐसे 220 के हैं सवाल पूरे, कि दोबारा अगर आए हो ऑडिट करने, मतलब पहले तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है कि नहीं, है ना। रिकरिंग के ये सब सवाल इसमें बोले कि ये सब चेक करना है, ये ऐसे 220 का है ना। क्लियर गाइस। तो ये अभी आपको शायद इतना हिट ना करे, ठीक है, कि ये सब चीजें चेक कर ले। जब वो चेक कर लेगा तब यहाँ पर नाम लिखेगा, और तब यहाँ पर वो पेमेंट लिखेगा। और जब तक नहीं करेगा तब तक ये दिखता रहेगा। समझ में आ रहा है ना गाइस बेटा आपको, है ना। ये भी पहले ही फॉर्म चल रहा है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो हेलो। अब क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, है ना। तो अब थ्रेड से आइडेंटिफाई नहीं है इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एथिक्स के, या वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए बताओ। ऑडिटर के लिए, बिल्कुल सही। समझ में आ रही है बात, कि मतलब ऑडिटर की तरफ से कोई ऐसा तो नहीं है कंपनी की जान पहचान का हो, समझे। ऑडिट टीम में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो जान पहचान का, है ना। कंक्लूजन ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके दो तीन ऑप्शन जो है वो बता देते, ठीक है बेटा, है ना। अब ये आया कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा है। हेलो, 210, ऐसे 210। अब यहाँ से तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये देखो, IAS 210 का रेफरेंस है। IAS 210 का रेफरेंस क्यों है, क्योंकि हमने नंबर्स भी मारे हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, समझ में आ रहा है। IAS 210 और हमारा 210 सेम, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये गाइडेंस है ना।
कंफर्म कि भैया एक कॉपी जो है वो फाइल कर दी गई है, वर्किंग पेपर में रख ली है, एंगेजमेंट लेटर। तो हाँ भैया, प्रोवाइड रेफरेंस टू एंगेजमेंट लेटर एंड द डॉक्यूमेंटेशन। कौन सा? पूरी एक ऑडिट फाइल बन जाएगी इससे, जो पूरी कनेक्टेड रहती है। एक्चुअली पता क्या है, ये फॉर्म देख रहे हो यहाँ पर, और ये 1311 देखो अजीब तरीके से लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली जब हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो यहीं पर हमने 1311 को क्लिक कर देंगे, यहीं पर जाकर फॉर्म में क्लिक करेंगे और सीधे हम 1311 फॉर्म खुल जाएगा। मतलब ढूंढना नहीं है जाकर के 1311, उसका लिंक है, ये हाइपर लिंक है, समझे? है ना? फिर देखो, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। The engagement team and any auditor or expert who are not part of the engagement team collectively have the appropriate competence and capabilities to perform the audit engagement in accordance with the like policies, manual, policies, manual, practice manual, professional standards and applicable legal and regulatory involvement of expert। क्या हम एक्सपर्ट्स को वो कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, एक्सपर्ट्स कौन से एग्जाम्पल बताओ? आईटी एक्सपर्ट बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? अच्छा, एक्चुअली मुझे लगा तुम बोल रहे एक्चुअली कुछ और। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सही बोला एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली को, हाँ ठीक है, और भी कर सकते हैं। एक्चुअली को नॉर्मली एंटिटी ही कर लेती है। फिर डू वी प्लान टू इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन द ऑडिट एंगेजमेंट बेस्ड ऑन डिस्कशन बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड एन आईटी स्पेशलिस्ट? आईटी स्पेशलिस्ट का अलग से सवाल पूछ लेंगे, ठीक है? ये पूरी टीम डिसाइड होगी। ये मैरी एडम्स जो है ऑडिट पार्टनर रहेगी, है ना? अच्छा, ये ईआरएस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है, ईआरएम। चलो ठीक है ना? ऑडिट सीनियर मैनेजर ये है इस टीम के, इस ऑडिट में ये लोग मेन है। हेलो 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 गाइस, ये ऑडिट ये तीन लोग, ये सब लोग मिलकर के करना है, ठीक है ना? आईटी स्पेशलिस्ट का अलग पार्टनर है, समझ लो, ठीक है ना? आईटी की टीम से तीन लोग हैं, ऑडिट की टीम से तीन लोग, है ना? डॉक्यूमेंट द एंगेजमेंट सिलेक्टेड, तो यहाँ पर उस पार्टनर का भी लिखा हुआ है कि कौन है पार्टनर और कितना उसका एक्सपीरियंस और फिर क्या कॉम्पिटेंस, ठीक है? ये पूरे जितने भी लोग हैं, मैनेजर, फील्ड सीनियर है, जो स्टाफ इन्वॉल्व है, हर एक का वो लिखा हुआ है कितने साल का एक्सपीरियंस। ऑडिटर के इंटरनल एक्सपर्ट्स का लिखा हुआ है, समझ रहे हो बेटा? कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि भैया तुमने सही तरीके से बोले किया, एक्सटर्नल एक्सपर्ट नहीं लगाया, इंटरनल एक्सपर्ट लगा लिया तुमने, ठीक है बेटा? ये खत्म हो गया, समझ रहे हो? ये पहला फॉर्म। फ्रॉड इंक्वायरीज अपन ने मैनेजमेंट से करी, तो उसका ये मेमो बना, है ना? कि अपन ने उनसे क्या क्या बातचीत करी, इंक्वायरीज जो मैनेजमेंट, ठीक है? फिर एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन हुआ, उसके मिनट्स हैं। हेलो हेलो गाइस, ठीक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्या क्या हो सकता है यार, क्या क्या हो सकता है? तो हमने बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ सजेशन दिए, भैया ये हो सकता है, सर ये हो सकता है ना? मैम ये हो सकता है, ऐसा ऐसा अलग अलग। तो ये उसकी समरी है उस मीटिंग की, रिलेटेड पार्टी। तो हमने इस डिस्कशन पे बहुत सारी चीज़ें जो आइडेंटिफाई की, वो सब हमने लिख ली, करते करके रेफरेंसेस इसलिए, ठीक है बेटा? ठीक है, ये है एंगेजमेंट लेटर। अब ये फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल फॉर ऑडिट फाइल दैट कुड रिप्रेजेंट एंगेजमेंट लेटर, है ना? तो इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये तो एक्चुअल होगा। मैं एक्चुअल भी दिखा दूंगा, चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दिखा दूंगा। ये है अंडरस्टैंडिंग नंबर, ये ओवरव्यू कि हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडस्ट्री, ये हमने लिखा है पूरा। ये हम हर एंटिटी के बारे में पता करके लिखते हैं, ये गाइडेंस नहीं है, ये हमने लिखा है। देखो, तेरा मोटर व्हीकल रिटेल इंडस्ट्री इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द चेंजेस। हम इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस एंटिटी के बारे में हम कैसे असेस कर रहे हैं पूरा सब कुछ, देख रहे हो? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे सप्लायर हैं, कितने इसके कस्टमर हैं,
गाइस आप लोगों को ये ठीक लग रहा है कि अपन वापस से पढ़ाई चालू करें? बताओ, देखना है आप लोगों को ये? सारे लोग बताओ, ठीक लग रहा है ना? मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये? मतलब मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे, और हाँ जो नहीं है ऑब्वियस बात है, उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। बोल तो दिया मैंने, बता दूंगा मैं, ठीक है ना? लेकिन ये ना नॉलेज पॉइंट ऑफ से ये अलग लेवल की चीज है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मतलब अंटिल अनलेस तो बंदा करके आया हो और वो एक्चुअली इस बात का रिस्क उठा रहा हो कि वो अपने वर्क पेपर दिखा देते। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? दीज आर एक्चुअल, ये एक्चुअल एग्जांपल था जो उन लोगों ने इशू किया ना, ये वो वाली है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली होती भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि एग्जाम्पल ऑडिट फाइल होती है। मेरा तो पहले से ही था ना क्लासेस का, तो मैंने सारे प्रॉपर निकाल दिए थे। ठीक है ना गाइस? कस्टमर ड्रिवन डिमांड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को लेकर के, जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के, जो भी ऑडिटर को लगता है वो सारी चीजें ऑडिटर ने यहाँ पर क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर लॉज एंड रेगुलेशंस, है ना? फिर क्या है? इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटिटी। अब देखो, इसने कुछ खाली छोड़ रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खाली छोड़ोगे। वो तो प्रैक्टिकली जो है, जो एग्जांपल है ना? ठीक है। अब देखो, द ऑपरेशंस ऑफ लिंडन सिटी ऑटो कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग: परचेजिंग, सेल ऑफ, ये मेन ऑपरेशन है। आप एक बार ये इमेजिन करो कि एक एंटिटी के बारे में क्या लेवल ऑफ नॉलेज हमको मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या क्या नॉलेज मिल जाएगा। मेन एक्सपेंडिचर्स क्या क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, सैलरीज, एम्प्लॉय बोनस, टैक्सेस, ये सब। ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है? ओनर जो है, मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है, उसके व्यक्ति के पास है, उसके दिस मीन ऑल द प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी आर डायरेक्ट प्रॉफिट्स फॉर द रेसिडेंट, है ना? इससे हम रिस्क असेस कर सकते हैं ना। गवर्नेंस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, कौन किसको क्या करता है, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है ना? In case of the owner manager, the condition of transition, the owner tends to become profitable for the owner rather than the company as a whole, है ना? Also transaction that are processed with the owner can be used to manipulate financial risk. ये risk है ना? Manufacturer, new cars sold by the dealership are purchased from the manufacturer. We need to assess if this represents a related party, but it appears that manufacturer would not be a related party under IAS 24 definition of related. ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, तो कंपनी ने कोई मेंटेन नहीं किया सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश डिपॉजिट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, एफडी करा रखी है, और कोई इन्वेस्टमेंट स्पेशल पर्पस एंटिटीज में नहीं किया हुआ। आप एक बार इमेजिन करो कि अगर मान लो हो करना तो क्या होगा। समझ आ रहा है किस लेवल का वो जा सकता है? ठीक है। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेटजी एंड रिलेटेड बिजनेस। तो ये पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, इस पूरे फॉर्म का नाम पता क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और बेटा गजब की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि इस लेवल पर सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, आपको सब पता चल जाएगा कि एंटिटी के बारे में सब, मतलब सब आ रहा है समझ? ठीक है। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना? जैसे इन लोगों का IFRS है ना, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, टैक्सेशन का क्या चलता है ना, जनरल मैटर्स, measurement and review of financial performance, other factors affecting the business, मतलब नॉर्मल मार्केट से उठा करके कुछ चीजें हो सकता है इफेक्ट करें, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? तो ये वर्क पेपर कंट्रोल प्रोसेसेस, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट, यहाँ पर कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगा रखे वो है,
और प्रोसीजर परफॉर्म टू इवैल्यूएट डिजाइन एंड डिटरमिन इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस टू वर्क परफॉर्म, और कंक्लूजन ऑन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सही है कि नहीं। कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? तो पहला है कि भाई क्वार्टरली मीटिंग करते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब प्रोसीजर्स परफॉर्म टू इवैल्यूएट डिजाइन एंड डिटरमिन इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस टू वर्क परफॉर्म, to perform inquiries of the management and corroborated with the general manager, reviewed the meetings from the September 2010 quarterly meetings, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये तुमने बोला तो कंट्रोल, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे ना, है ना। हेलो हेलो हेलो, तुमने देखा कि हम लोग अटेंड करें? हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये बहुत ब्रॉड लेवल पर है, रिस्क असेसमेंट वाले हैं। एक्चुअल कंट्रोल तो अपन जाएंगे ना डाउन लेवल पर, वो देखेंगे, तो बहुत ब्रॉडर लेवल की बात है, तो मीटिंग ही हेल्ड हो रही है ना। The conclusion appropriately designed and budgets to actual reports are prepared, है ना, obtained and reviewed budget और actual को मिलाया मैंने और फिर देख लिया कि सही हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये अपन ने छोड़ा था याद है। हेलो हेलो हेलो, ये एग्जैक्टली वही लाइन लिखी हुई है जो उसमें लिखी हुई थी, ठीक है ना, कि कैसे एंटिटी के जो ट्रांजेक्शन को कैप्चर कैसे होता है, रिकॉर्ड कैसे होता है, ये गाइडेंस है उसकी, और ये कंट्रोल प्रोसेसेस। IT monitors system performance, backup and provides necessary on-site support to the entity. हमने कैसे चेक किया? Discussed with the IT manager and corroborated with the financial director. फिर conclusion on design and implementation appropriately. तो ये quarterly general manager of proceeding जो review करते हैं, discuss करते हैं adequacy of IT structure and related business processes. हमने discuss किया, obtain minutes लिए अपन ने मीटिंग के, समझ में आ रहा है? तब जाकर के अपन ने भरोसा किया कि हाँ तुम सच में ये करते हो। ये कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन चेकिंग है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड लेवल के रिस्क असेसमेंट वाले कंट्रोल है, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ बेटा, एक्चुअली में ना जब नए आते हैं उसके बाद फिर ये काम ना रिपीटेडली चलता रहता है, जो लोग वहाँ हैं तो उन लोगों को पूरा याद ही हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल लेवल पर अलग अलग चीजें असेस कर लेते हो। स्टार्ट ऑफ के लिए यही इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई इसलिए नहीं पढ़ता बाद में, क्योंकि उनको सबको अंदाजा लग जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जब आप स्टार्ट करो तो आपको नहीं पता ना, मतलब बाद में तो लोग एक्सपीरियंस से चलते हैं, इसलिए उनको नीड नहीं पड़ती इन सबको करने की। लेकिन जब कोई स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा वो काम? क्लियर है? ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल दिए, बहुत बड़ा फॉर्म देता है, समझ रहे? की एंटिटी के पर्सनल जो है ना, उन सबकी पूरी डिटेल है। ये डिटेल एक्चुअल कंपनीज की भी है हमारे पास, समझ रहे हो? ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, लीगल काउंसिल या जो भी है ना, मतलब कंपनी का लॉयर कौन है, कंपनी के बैंकर्स कौन है, लोकेशन क्या है, और दूसरे एड्रेसेस क्या है। फिर आइडेंटिफाइड रिस्क, ये रिस्क आइडेंटिफाइड है ना, रिस्क कई लेवल पर आइडेंटिफाई होता है। तो रिस्क है कि भैया देखो ये तो कुछ भी कर सकता है, ओवरराइड कंट्रोल, कंट्रोल ओवरराइड कर सकता है ना। रिस्क को कनेक्ट करते हैं अपन किससे? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से। ये जो रिस्क है, अब ये लिख नहीं पाए या नीचे चला गया, प्रेसिडेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल, तो ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है, और ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। हेलो 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 गाइस, ये सैस यूसेज तो मतलब कि ये सिस्टम का ही था, तो ये अपने
अभी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हाँ, ये तो सब मैनेजमेंट ही देगा और काम से, है ना? अब ये कोड ऑफ कंडक्ट एंटिटी का है, ठीक है, इसका तो अब एनालिसिस ऑफ वेदर XYZ मैन्युफैक्चरर इज अ रिलेटेड पार्टी टू दिस कंपनी जिसका कि हम ऑडिट करते हैं, है ना? तो ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं, ठीक है? अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, तो ये बिजनेस प्रोसेसेस इन्होंने हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और इनके अंडरस्टैंडिंग का पूरी फाइल बनाई। तो एक्सपेंडिचर में मेन हेड्स निकाले फिर पहले तो, ठीक है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? फिर अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेसेस, तो ये अलग अलग फाइल में डॉक्यूमेंट करना है कि बिजनेस प्रोसेस है, एक्सपेंडिचर का यहाँ लिख रखा है, यानी पूरा तरीका अपन बैठेंगे उनके साथ और डिस्कस करेंगे कि भाई क्या करते हो, कैसे करते हो, कोई या तो नरेटिव फॉर्म में लिख लो, समझ में आ रहा है, या तो चेकलिस्ट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको वो करो, ठीक है? पेरोल का देखो, पेरोल का तो यही लिखवा रहा हूँ, हायरिंग का क्या है, पूरा सिस्टम लिख ले रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में से ना कंट्रोल आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हेलो 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 गाइस, डिसमिसल्स कैसे होंगे एम्प्लॉइज के, रिकॉर्डेड टाइम, कैलकुलेटिंग पेरोल, क्या सिस्टम है ये पूरा लिखा हुआ है, डिसबर्सिंग पेरोल का क्या सिस्टम है, ठीक है बेटा? मेंटेनिंग पेरोल मास्टर फाइल, ये रेवेन्यू का बोल रहा है कि 15 और 36 नंबर के वर्किंग कैपिटल में हमने कर रखा, तो अगर इसमें है तो मिल जाएगा, ये देखिए रेवेन्यू, मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इनवॉइस, हमारी सेल्स के प्रोसेस को लेकर के जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी लिख लेंगे, पूरा A to Z पूछेंगे कि भैया क्या करते हो, कैसे करते हो, पूरा बताओ तो हम लिख लें, ठीक है बेटा? इसमें पता क्या होता है कि आप इतने सारे बिजनेसेस की पॉलिसीज पढ़ते हो ना, तो आपको इस लेवल का नॉलेज हो जाता है कि अरे यार ये आप उसमें सीख लेते हो ना। आप सोच करके देखो, एंटिटी में तो पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों सोचने के बाद फिर इस पे पहुंचे होते, तो आप तो सीधे सीधे बेस्ट देख लेते हो हर एंटिटी पे जाकर, समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, अब और इसके फॉर्म्स के नाम पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, IT एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, TSD पेरोल प्रोवाइडर्स, है ना? डिटर्मिनिंग ये, हाँ, ये एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट लिए इन लोगों ने, और फिर उसकी मटेरियलिटी को लेकर के इन जनरल आपने आइडेंटिफिकेशन किया, और मटेरियलिटी फाइंड आउट करने का भी तरीका होगा, मतलब मटेरियलिटी का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मटेरियलिटी निकालते हो। यहाँ तो आपने हर एक क्लासिफाई कर लिया, हर एक लेजर वेजर को, कि कौन से मटेरियल है, कौन से मटेरियल नहीं है, ऐसा होना।
देख लो जरा इसको। ठीक है गाइस, तो हमने ये निकाल दिया कि किस किस में कौन कौन से अकाउंट्स मटेरियल है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है गाइस, गाइस मटेरियल डिस्क्लोजर्स क्या क्या है वो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। ये देख करिए, नोटिसेबल है ये, देख पा रहे हो, जूम कर सकते हो आप अपने मोबाइल में। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो, इसको अलग लेवल पर लेके गए। अब इसको देखो जरा, तो तुमको समझ में आएगा। मतलब ये पूरा कनेक्शन है रिस्क से अवर्जन तक का। अभी बहुत सारी चीजें हैं। गजब चीज है ये। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल सीखो। मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ काम प्राइस पे डील कर सकते हो ना, लेकिन अनरिलेटेड के साथ में किस प्राइस पे डील करता हूँ, ऑन पे। मतलब अनरिलेटेड पर्सन के साथ प्राइस पे डील करता हूँ। मैं ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी को वर्क पेपर्स दिखा रहा हूँ प्रॉपर क्लास में, और इतने सारे देखने के बाद कोई तय नहीं बोल रहा तुम, समझ आएगा? ठीक है, तो बहुत उम्मीदें हो गई है बेटा मुझे तुम लोगों से। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, हाँ बेटा। हम्म। अरे वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। अभी अच्छा इसकी हेडिंग पढ़ो, देखो बेटा। देखो, तुमने सवाल पूछा ना, उससे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि तुम ये फाइल देख चुकी हो पहले। वेरी गुड, सुनना रहे, गुड क्वेश्चन। ये देखो, क्लाइंट कंट्रोल टेस्टिंग, समझ आ रहा है?
अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहते हैं आपस में। ठीक है, और ये अभी ये सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग है, समझ आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये क्या बोल रहा है, प्लान टू टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन द करेंट पीरियड, क्योंकि 3 साल में एक बार कर सकते हो ना, समझ आ रहा है। तो करेंट पीरियड में इस वाले कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि कंट्रोल टेस्टिंग अभी तो सब्सटैंटिव भी आएंगे इसके आगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान सब्सटैंटिव टेस्टिंग, और ये देखो आगे देखो, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड नॉट रिलाइंग ऑन कंट्रोल या रिलाइंग ऑन कंट्रोल रिस्क। देखो जूम कर, कंप्यूटर जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, तो हम ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो अलग से कंट्रोल टेस्टिंग वो आईटी वाली अलग करनी पड़ेगी, समझ रहा है। मतलब कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है इसके लिए। हाँ, अरे अभी तो सबसे टेस्टिंग के तो डॉक्यूमेंट अलग है, समझ अलग है। वो तो वो मैं बताऊंगा, अभी ये रिस्क हो जाए ना, मटेरियल डिस्क्लोजर्स, बहुत ही सारी चीजें हैं, मतलब हमारे आइडेंटिफाई रिस्क which we do not plan to rely on control, for which we do not plan to rely on control, समझ रहे हैं। मतलब अभी तो अपन कौन से डॉक्यूमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्लान, समझ रहे हैं। सोच लो, रिस्क असेसमेंट के तरीके सब्सटेंटिव, अभी वो ये वो सब्सटेंटिव नहीं है, समझ रहे हैं, जो मेन में अपन सब्सटेंटिव, ये रिस्क असेसमेंट के कंट्रोल सब्सटेंटिव की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है गाइस, है ना। जो मैं बता रहा था ना उस समय कि भाई ये अलग अलग है, हमारा सब्सटेंटिव हमारा सब्सटेंटिव, वो बात है। ठीक है, देखो पेजेस है, जिसमें मुझे लगता है कि भाई पता होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो ये इतने एग्जांपल्स हो जाएंगे ना तुम्हारे पास, कोई कोई नहीं है। लेकिन वही है ना कि अपना नॉलेज एग्जामिनर के नॉलेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझे गए गाइस, है ना। क्योंकि तुम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखाओगे, लेकिन भाई वो अगर नहीं हजम कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखो, अपन ने कौन सा फॉर्म खोला था, मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मटेरियल डिस्क्लोजर का खोला था, सॉरी अपन ने। उसके पहले ये मटेरियल क्लास का, है ना। अब ये है असेट्स का रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्लान, ठीक है ना। ये पूरी गाइडेंस है, और इसमें इतनी गाइडेंस है ना कि मैं क्या बताऊं, और हर एक पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या काम का है, क्या शानदार पॉइंट, ऐसा है। ठीक है, क्लियर है गाइस ये, हेलो हेलो, है ना। तो
और उसमें सिग्निफिकेंट वो किया अपन ने, और ये अपन ने हर एक मटेरियल अकाउंट बैलेंस से अपन ने क्या निकाले, रिस्क। देखो कैश में क्या रिस्क है, देखो इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है, मतलब ये तो ऐसे है ना कि ये वर्क पेपर ले लेंगे से, लेकिन इसको पढ़ना कब, एग्जाम के बाद। समझ में आ रही है बात, ये तो मैं एक्चुअल उसमें कहा जब तुम प्रैक्टिकल इसमें जा रहे हो, या अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब हो सकता है एक आध किसी क्वेश्चन में कहा हो, इसका लेवल इतना हाई लेवल होता नहीं है, इसको पढ़ने में तुम्हारा टाइम चला जाएगा, आउटपुट कम होती है। बहुत ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, देखो 75 पेज का है ये, 75 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। पूरे डॉक्यूमेंट के हर प्रकार के जितने, सिर्फ असेट का है ये प्लान, समझ रहे, पूरे कंट्रोल एक्टिविटी से लेकर के पूरे सब सेंटर तक का सब है, सब सेंटर टेस्ट। हेलो गाइस, इसको रिलेवेंट कन्वर्शन से भी कनेक्ट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या कर रहे हो, समझे क्या? ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधे टेस्टिंग के देता हूँ। अच्छा ये देखो, ये देखो प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर देख रहे हो बेटा, हेलो हेलो हेलो, ये देखो, ये देखो, ऊपर हेडिंग सबसे पहले देखो, थ्रेशोल्ड एक्सप्लेनेशन, अकाउंट ग्रेटर देन मटीरियलिटी, मतलब चेंज अगर 4 लाख के ऊपर है। अच्छा मटीरियलिटी आपको पता है ना 5 लाख निकली थी, और ये 4 लाख क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियल। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, या चेंज आपका 5% ज्यादा है ना, अकाउंट्स लेस देन मटीरियलिटी प्रोफेशनल जजमेंट पर आता है ये। गाइस आपको इसको जूम करके देख पा रहे हो क्या कि मैं अलग अलग दिखाऊं? समझे, पिछले साल से इस साल का कम किया हुआ। हाँ तो वैसे तो ये अकाउंट उस पर है, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है, ये ज्यादा रिलेवेंट होगा आपका जो इनकम स्टेटमेंट वाली चीज है। ये देखो, ये ज्यादा रिलेवेंट, सेल्स पे जब चेंज आ रहा है या और चीजों, ये देखो, ये देखो इसमें सैलरीज है, एनुअल बोनस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बेसिकली ये देखो सीधे, ये आपको हेडिंग कुछ नहीं है।
हो गया बेटा। ठीक है, मॉडरेट प्लानिंग में ये है डिटर्मिनिंग मटेरियल। ये देखो बेंचमार्क, ये इनको मॉड्यूल मॉड्यूल में अभी इंक्लूड किए बेंचमार्क, ये 1-2 साल पहले, और ये हमेशा से ये है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी का पूरा वो है, कैसे अपन ने मटेरियलिटी निकाली। फिर ये देखो परफॉर्मेंस मटेरियल, उसके पूरे ग्राउंड्स, 10 ग्राउंड्स को हमने कंसिडर किया। फिर मटेरियल, अच्छा ये क्लियरली ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट, मतलब ये बहुत जो सबसे मिनिमम अमाउंट है जिसको छोड़ सकते हैं, मतलब इतने तक के मिस स्टेटमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। 5 लाख के मिस स्टेटमेंट नहीं होते, और 25 लाख से नीचे की मिस स्टेटमेंट कोई मायने नहीं, बहुत छोटे हैं। ट्रिवियल मतलब बहुत भारी, बहुत छोटे। देखिए ये मॉडल ऑडिट प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें है पूरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर, क्या करोगे, ये ऊपर से ही लिए गए लेकिन अब ये और डिटेल ले गए आगे। अब यहाँ पर आगे के 3 कॉलम देखो खाली है, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है, परफॉर्म बाय और रेफरेंस, मतलब उसमें किसने किया, कब किया, ये सब है। मतलब ये पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है अगर तुम ध्यान से नोटिस करो। ठीक है बेटा, ये डिस्क्लोजर्स का प्रोग्राम है, ये पेरोल कंट्रोल करेंगे। पेरोल में अपन सब्सटैंटिव तो कर नहीं पाते, तो अपने को बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल एक्टिविटी 2, कंट्रोल एक्टिविटी 3, ये कंट्रोल टेस्टिंग में काम चलेगा। अच्छा ये ए बी सी क्या है, तो जैसे मंथ सिलेक्टेड है उसके लिए ए चेक कर लेंगे अपन, ए क्या है, ए नीचे है, ये 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 है चेकिंग, ध्यान से समझो, मैं ए चेक कर लेता हूँ, मैं बी चेक कर लेता हूँ, मैं सी चेक कर लेता हूँ, मैं डी चेक कर लेता हूँ, और जहां जहां मैंने ए की चेकिंग की वहां वहां मैंने ए का निशान लगा दिया। तो में मैंने ए की चेकिंग की है, ये देखो इसमें मैंने ए की चेकिंग की है, यहाँ मैंने सी की चेकिंग, सी मतलब क्या चेकिंग की है इसमें, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं गाइस? हेलो हेलो, तुम एक बार सिस्टमैटिक कितना है ये देखो, और देखो कितना अच्छा देखो, समझ आ रहा है? हेलो गाइस, इसके अलावा तुमको जैसे ये मॉनेटरी यूनिट्स हैं, ये पूरा गाइडेंस है। अच्छा ये जो है ये हम बनाते नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है सीधे, तो हमने उसमें डेटा डाल दिया और ये पूरा जनरेट हो जाता है।
हमको सिर्फ यहाँ पर ये डालना पड़ता है, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज और रैंडम स्टार्ट डालना पड़ता है, और वो डाल। ये देखो सैम्पलिंग इंटरवल कितना है, मतलब पॉपुलेशन देखो 15 लाख 15,67,894 एंट्रीज है। हमने 6 सैंपल साइज ली है, और सैम्पलिंग इंटरवल मतलब हर 2,61,316 के बाद वाली एंट्री हम चेक करेंगे। रैंडम स्टार्ट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, तो रैंडम स्टार्ट अपन ने किया किसमें, 28,890। उसका भी वो दिया गया है कि हमने ये 28,890 क्यों चुना है ना। रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर, सोना, ठीक है ना, मतलब वो भी सॉफ्टवेयर से किया। क्लियर है क्या गाइस? इससे सैंपल निकल गए कौन कौन से टेस्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू विकल्प में न्यू टेस्ट, ये पूरी गाइडेंस एक तरीके से। पर्पस फिर क्या प्रोसीजर हमने लगाया, अच्छा ये गाइडेंस वो नहीं है, ये हमने लिखा है बेटा, ये हमारा वर्क पेपर है, समझना इस बात को। ये पूरी बातें हमने टाइप की है, तुमने किस पर्पस से क्या प्रोसीजर लगाया, टेस्टिंग का पूरा वर्क पेपर बनता है, ठीक है। हेलो हेलो गाइस, ये सैंपल्स निकले हैं जो, और ये है वो जो चेकिंग की, इतनी सब चेकिंग की हमने, तो जहाँ जो चेकिंग करी लगा दी, है ना। जैसे कि इसकी अपन बात करते हैं, तो ये सैंपल है, तो इसमें एक्चुअल या एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है और जो डिफरेंस है, तो एफ और आर, है ना, ये अलग अलग व्हीकल का, है ना, इन्वेंट्री। देखो एफ क्या बोल रहे हैं, obtained applicable sales invoices when the vehicle was sold to the customer, नहीं सेल गई, noting the VIN model and sales price and determine the inventory as of 31st December had been appropriately recorded at the lower of cost to vendor, ठीक है। और आर क्या है, amount represent the difference between inventory cost as per December 31st listing and sale price of the vehicle subsequent to the year. As the sale price exceeded the cost of the vehicle appropriately valued in the inventory as of 31st December. अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है ये अपन ने व्हीकल है जो 31st को थे, ये इन्वेंट्री है, और ये उसके बाद बेचे, तो जब बेचे तो देखो ज्यादा प्राइस में बेचे, समझ में आ रहा है ना, तो मतलब कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर के हिसाब से वो सही रहेगी, उन्होंने कॉस्ट टू वैल्यू सही किया, एनआरबी कम नहीं है मतलब। हेलो गाइस, थक तो नहीं गए? ठीक है गाइस, चलो बाकी अपन कल करते हैं, कल अपन फिर वापस बुक से पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, फिर अलग अलग टाइम पे देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिंक, ये एक्सपेंसेस हैं जो लेजर से उठाए सीधे। अब इसमें इसके मैं एक्चुअल रख के दिखाऊंगा, इसमें इसमें नहीं है कुछ खास, पेंशन एक्सपेंस का मॉडल उठाऊंगा, पेंशन एक्सपेंस के टेस्ट, एनालिटिकल लगाया,
ठीक है क्या गाइस? है ना? चलो, तो अब जितने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तुमने तो उससे थोड़ा थोड़ा देख लेना, लेकिन ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना इस पर। ठीक है बेटा? क्लियर है ना? बाकी ले लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत? आज इतना ही करते हैं अपन लोग।